वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है टेस्ट 4 हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 4 को। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन उसमें क्या था, जो आपको टेस्ट मिला हुआ है आपके ऐप पे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, जो नए हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, रुद्राक्ष एकेडमी के नाम से। वहाँ पे आप लोगों के लिए टेस्ट जो है फ्री में भी डाले जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है। ठीक है, उसको आप ले सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या, शिवाजी के बाद निम्नलिखित में से किसे गुरिल्ला युद्ध का विशेषज्ञ माना जाता है। ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शंस थे वो थे क्या, पहला क्या था, बालाजी विश्वनाथ, बी था बालाजी बाजीराव, सी था बालाजी प्रथम, ठीक है, और डी क्या था, बाजीराव तृतीय। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1 का हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी, यानी बाजीराव प्रथम। क्या हो जाएगा, बाजी राव प्रथम। ठीक है, सी हमारा जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सुधार किया गया था। ठीक है, उनके द्वारा जो है कौन सा सुधार किया गया था। देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या है। उन्होंने नमक शुल्क और कई चुंगी शुल्क कर माफ करवाए थे। ठीक है, सॉरी, कर दिया उन्होंने। दूसरा क्या था, उन्होंने मुक्त व्यापार को प्रस्तावित आगे बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन किया, उसे आगे बढ़ाया। तीसरा क्या है, उन्होंने सैन्य व्यय कम कर दिया, यानी जो सैनिक थे उनका जो व्यय था, खर्च था, उन्होंने उसको कम करने की कोशिश की। तीसरा क्या था, सॉरी, चौथा क्या था, उन्होंने प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए पहल किया। ठीक है, प्राचीन इमारत जो थे, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो इमारतें थी, उसको बचाने के लिए या उसको संरक्षण करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसका पहल किया कि हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उसको बचाया जाए। तो इस क्रम में हमें बताना है कि उन्होंने किस किस चीज़ों का क्रमबद्ध सुधार किया था। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का वो हो जाएगा क्या, बताइएगा, डी हो जाएगा, यानी क्रमशः 1 2 3 4। ठीक है, यानी पहले उन्होंने क्या किया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, क्रमशः जो हम लोगों के ऑप्शन में है वो क्रमशः उन्होंने एक एक करके सारी चीजें की थी। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, जो बच्चे ऐप में हैं वो भी ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, जो बच्चों को ऐप पे ये वीडियो मिली है या मिलेगी वो भी ध्यान देते रहेंगे, लगातार अपने टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। हार्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, उनका जो व्यापक सिद्धांत था उसके बारे में बताना है कौन सा सही है। तो पहला क्या है, यदि मृत शासक का कोई पुत्र न हो तो राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा, यानी जो उस समय शासक थे उनका यदि कोई नहीं है, ठीक है, उनका कोई नहीं है, पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि उस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया जाता था, जो उस समय की शासन व्यवस्था थी उन्हें सौंप दिया जाता था। ठीक है, दूसरा क्या था, गोद लिए गए बच्चों को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता था। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन उन्होंने क्या रखा हुआ था कि यदि राजा के पास कोई उनका पुत्र या कोई अपना नहीं है तो वो गोद लिए बेटे को या पुत्री को, जिसको भी वो गोद लेंगे, उसको वो राजा नहीं बना सकते। ठीक है, तीसरा क्या था, गोद लिया गया बच्चा केवल शासक की संपत्ति पर ही अधिकार प्राप्त कर सकता था। ठीक है, जो गोद लिया हुआ बच्चा था वो केवल शासक जो था उसी का जो संपत्ति था उस पे ही अधिकार जमा सकता था, यानी उसके एरिया में जितने भी आते थे, जैसे मान लीजिए कि एक राजा है,
राजा का जो भी एक क्षेत्र आता है उस पे उसका कोई दबाव या कोई शासन नहीं रहेगा, उसका केवल उतने पे ही शासन रहेगा जितना कि वो उसकी संपत्ति है। ठीक है। चौथा क्या है, सतारा इस निम्नलिखित में से प्रवेश करने वाला पहला राज्य था। ठीक है। सतारा जो था इस एरिया में नीति में प्रवेश करने वाला पहला राज्य था। तो हमारा जो इन तीसरे का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, यानी क्रमशः 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है चौथा आंसर क्वेश्चन अपना। व्यपंगत सिद्धांत द्वारा 17 और नागपुर के विलय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, कहने का मतलब व्यपंगत सिद्धांत द्वारा, जो व्यपंगत सिद्धांत चलाई गई थी उसके द्वारा 17 और नागपुर के विलय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, दोनों राज्यों के शासकों का कोई दंपत्य पुत्र नहीं था। ठीक है, यानी दोनों शासकों द्वारा जो था कोई पुत्र नहीं था। बी क्या है, दोनों राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों की अपार संभावनाएं थीं। ठीक है, यानी उनकी प्राकृतिक संसाधन जो थी उसकी अपार संभावनाएं थीं। तीसरा क्या है, यानी सी क्या है, दोनों राज्यों की स्थिति महत्वपूर्ण थी। ठीक है, यानी जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है, और डी क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा जो चौथे का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी दोनों राज्यों की स्थिति महत्वपूर्ण थी। क्या थी, महत्वपूर्ण थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपना क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के महान विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ठीक है, हमारे पास जो 4 ऑप्शन है इसमें से हमें क्या बताना है कि इनमें से किसने 1857 की महान विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। ठीक है, हमें कमेंट करके आप बताएंगे या मैसेज करके हमें बताएंगे क्या 1857 में जो है कौन सा महान विद्रोह लड़ा गया था। ठीक है, पहला क्या था, डिजरायली। ठीक है, ऑप्शन में बताता हूं आपको, बताइएगा इसे क्या है। ए ऑप्शन क्या है हमारे पास, डिजरायली। बी क्या है, आर.सी. मजूमदार, मजूमदार लिख रहा हूं केवल। ठीक है, मजूमदार। सी क्या है, सुरेंद्रनाथ सेन। क्या है, सुरेंद्रनाथ सेन। ठीक है, और डी क्या है, डीवी सावरकर। क्या है, वीडी सावरकर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिफ्थ का। क्वेश्चन देखेंगे फिर से एक बार, क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के महान विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, डिजरायली ने कहा था। किसने, डिजरायली ने कहा था। ठीक है, तो हमारा जो फिफ्थ का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिजरायली। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है।
सिक्स्थ क्वेश्चन अपना, स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आग्रह किया था? ठीक है, यानी स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था उस समय जो है किस समाचार पत्र ने जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए आग्रह किया था? ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उसमें? संजीवनी ए, बी क्या है समाचार दर्शन, सी है बंगाल गेजेट और डी क्या है बॉम्बे टाइम्स। सॉरी, ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या थे? संजीवनी, बी है समाचार दर्शन, सी है बंगाल गेजेट और डी है बॉम्बे टाइम्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 का ए हो जाएगा, यानी संजीवनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? संजीवनी। ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है? किस शैक्षिक आयोग ने मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर स्थान केंद्रित किया? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। किस शैक्षिक आयोग ने, कौन सा ऐसा शैक्षिक आयोग है जिसने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया? ध्यान केंद्रित किया का आशय ध्यान दे के उसे विस्तृत करने का प्रयास किया या आगे करने का या उसमें और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का प्रयास किया। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखते हैं। पहले क्या था हमारे पास? ए का क्या है? हंटर कमीशन, बी है वुड का डिस्पैच, सी है मैकाले मिंट्स और डी क्या है 1913 के संकल्प। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th का वो क्या हो जाएगा? एक बार बताइएगा मुझे। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। ठीक है, 8वें का देखते हैं अपने पास क्या है। 8वां क्वेश्चन क्या है भैया? भ्रूण हत्या की प्रथा को हत्या कब घोषित किया गया था? यानी गर्भपात जो होता था उसकी हत्या को, बच्चे को मारने का या गर्भपात जो लोग करवाते थे, ठीक है, उसको हत्या कब घोषित किया गया? तो उसे जो है हत्या जो है 1795 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1795, यानी हमारा जो है 17वां का क्वेश्चन नंबर 8 का डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1795 में। ठीक है, कब हुआ था? 1795 में 8वें का क्वेश्चन आंसर हमारा। ठीक है, 9th क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। 9th क्वेश्चन है रॉबर्ट ग्रोम्स सैंडमैन की बलूचिस्तान में जनजातीय शांति की नवीन प्रणाली की नीति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, उनकी जो नीति थी उसे जो है किस नाम से जाना जाता था? ए हमारे पास ऑप्शन है रिंग वार्ड की नीति, बी है सेंड मैलियन नीति, सी क्या है सेंड मैनाइजेंस नीति और डी क्या है आक्रमण की नीति। ठीक है, तो हमारा जो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सी, यानी सेंड मैनाइजेशन नीति। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेंड मैनाइजेशन नीति। ठीक है, सेंड मैनाइजेशन नीति हो जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। भारत में पहली कपास मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? ठीक है, भारत में जो है पहला कपास का जो मिल था वो किस वर्ष स्थापित
किया गया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th का वो हो जाएगा क्या, डी, यानी 1862 में जो है पहला कपास का मिल स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1862 में जो है पहला कपास का मिल स्थापित किया गया था। और हमें ये आप कमेंट करके बताएंगे किस जगह पे स्थापित किया गया था। ठीक है, किस जगह पे जो है पहला कपास का मिल भारत के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, इसका आप नोट डाउन कर लेंगे, आंसर देख लेंगे। ठीक है, आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? मालवीय एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा, उसके आपको टेस्ट 4 यहाँ पे सोल्यूशन या उसकी डिस्क्रिप्शन की सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या था। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ऐप वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे क्योंकि दोनों चल रहा है इस समय। ठीक है, यूट्यूब पे भी हैं हम लोग इस समय और ऐप पे भी। ठीक है, 11th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी नील बागन मालिक था? ठीक है, कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, मतलब समझेंगे उसका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी नील बागन मालिक था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, 11th का, वो हो जाएगा क्या, बी, यानी लुई बोनार्ड। कौन था? 11th का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लुई बोनार्ड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है अपने पास। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी उसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी 1940 में। कब की गई थी? 1940 में की गई थी। आगे देखते हैं अपने पास 13th क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस से जुड़े थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो है कानपुर षड्यंत्र केस में जुड़े थे? अब ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है अपने पास। ए क्या है, सॉरी पहला क्या है, S.A. डांगे। दूसरा है मुजफ्फर अहमद। तीसरा क्या है, शौकत असानी। और फोर्थ क्या है, नलिन गुप्ता। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसमें से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे? तेरहवां का डी हो जाएगा हमारे अपने पास, यानी क्रमशः जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कहने का मतलब S.A. डांगे भी थे, मुजफ्फर अहमद भी थे, शौकत उस्मानी भी थे और नलिन गुप्ता भी थे। ठीक है, ये चारों जो थे कहां से थे, कानपुर षड्यंत्र केस में शामिल थे ये चारों। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट के संस्थापक थे? ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट के संस्थापक थे? तो हमारा जो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी तो जो थे वो संस्थापक थे किसके, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट के। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास क्या है, विनोबा भावे के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया। यानी विनोबा भावे के बाद जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में सत्याग्रही के लिए किसे चुना गया था। ठीक है, बताएंगे। हमारा जो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। किसे चुना गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। माउंट एवरेस्ट योजना जो है वो कब चली थी बताइएगा। जून 1947 में चली थी। ठीक है, कौन सी योजना, माउंट एवरेस्ट योजना। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में पेपर्स में ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नोट करके पॉइंट आउट इसे कर लीजिएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट योजना जो है जून 1947 में चली थी। निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था। ठीक है, किस प्रांत में जो है जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम सीमांग प्रांत में। कहाँ किया गया था, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। कहाँ, सीमांत प्रांत में किया गया था। क्या किया गया था, जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। यानी किसके शासनकाल में, या कि उस समय कौन से वायसराय थे जिसके काल में जो है कलकत्ता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित किया गया क्या, राजधानी। ठीक है, उस समय कौन था वायसराय, सी, यानी लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें से हमें क्या बताना है, इसमें से कौन जो है उदारवादी नहीं है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, उमेश चंद्र बनर्जी, बी है फिरोज शाह मेहता, डी, सी क्या है बाल गंगाधर तिलक, और डी क्या है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो हमारा जो 18th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, यानी बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो क्या थे, उदारवादी बिल्कुल नहीं थे भैया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, क्या थे, उदारवादी बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। हमारे यहाँ का सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है अपने पास, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, ये आपको टेस्ट के फॉर्म में दिया जा रहा है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी CUET एग्जाम्स की में भी ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और कई बार कई क्वेश्चंस आए भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। 19th क्वेश्चन क्या है अपने पास, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए आंदोलन किसने शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए जो है आंदोलन किसने शुरू किया।
ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए ओ हमयूम, बी है महात्मा गांधी, सी है WC बनर्जी और डी है एनी बेसेंट। तो हमारा जो है 19th का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी ए ओ ह्यूम। क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया? देखो, 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आमीय सभा के संस्थापक कौन थे? ठीक है, यानी 1815 में जो आयोजित कोलकाता की पहली आमीय सभा थी, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन देखते हैं पहले। लाला लाजपत राय, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है राम मोहन राय और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी राम मोहन राय। ठीक है, राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 अपना। इधर ही लिख देते हैं ताकि जो जिन बच्चों को चाहिए होगा वो अपना स्क्रीनशॉट या स्नैप ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाए, आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बच्चे हमारे ऐप पे सॉल्व करेंगे उनको वहीं पे तुरंत उनको मिल जाएगा जो भी उनका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यदि वो करेक्ट रॉन्ग आंसर को टिक करते हैं तो उनको तुरंत वहाँ पे पता चल जाएगा, जो भी उनका करेक्ट ऑप्शन है वो तुरंत ब्लिंक करके उनके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सी, यानी बद्रुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बद्रुद्दीन तैयबजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अपने पास क्या है भैया। तो इस तरह हमारा सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 अपना क्या है। 22 निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ठीक है, इसमें से हमें क्या बताना है? किस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, वो हमें बताना है। देखते हैं क्या है। ए क्या है? चंपारण सत्याग्रह, बी क्या है? सवियत अवज्ञा आंदोलन, सी क्या है? सहयोग आंदोलन और डी क्या है? वहाबी आंदोलन। तो हमारा जो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चंपारण आंदोलन का भी उन्होंने किया था, सवियन अवज्ञा आंदोलन का भी उन्होंने किया था, अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, सी क्या है? सहयोग आंदोलन का भी नेतृत्व उन्होंने किया था। कहने का मतलब ये कि हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वहाबी आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। इसका वहाबी आंदोलन का वहाबी आंदोलन, ठीक है, इसका उन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ठीक है, यानी खिलाफत आंदोलन जो था वो किससे संबंधित था? उससे पहले हम बता दूं, वहाबी आंदोलन जो था ये किसने करवाया था या कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? इसका नेतृत्व कौन कर रहा था ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके ये हमें आप बताएंगे कि इसका नेतृत्व
कौन कर रहा था, जिन्हें करेक्ट आंसर पता होगा ये बताएंगे। उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो ये सब चीज़ों को हम लोग बताएंगे, ठीक है। आंदोलन के बारे में बताएंगे कि आंदोलन कौन सा आंदोलन जो है किसने किया था, या उसका नेतृत्व क्या था, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या हुए, सारी चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। तो उन चीज़ों को देखने के लिए, बने रहने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 अपने पास क्या है, खिलाफत आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या है, ईरान, बी क्या है, तुर्की, सी क्या है, सऊदी अरब, और डी क्या है, मिस्र। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी यानी तुर्की। क्या हो जाएगा, तुर्की जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24 क्या है अपने पास, 24 हमारे पास क्या है क्वेश्चन, देखते हैं निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान किया, ठीक है। करने का मतलब क्वेश्चन फिर से देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने, ठीक है, किस जोड़े ने जो है राजस्व जो उस समय के राजा महाराजाओं की संपत्ति थी उसे राजस्व कहते थे, ठीक है, रियासतों को भारतीय संघ में एकत्रित करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी किसने जो है उसमें राजाओं की संपत्तियों को या उन लोगों के विरासतों को भारतीय संघ में एकत्रित करने का जो है किसने योगदान, महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए क्या है, सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी ने, बी क्या है, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी ने, सी क्या है, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने, और डी क्या है, सरदार पटेल और के.एम. मुंशी ने, ठीक है। तो हमारा जो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सरदार पटेल और इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, और वीपी मेनन, ठीक है, सरदार पटेल और वीपी मेनन हमारा जो है वो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ में भारत के पहले राजदूत के रूप में किसने कार्य किया, ठीक है। सोवियत संघ में 25 क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ में जो है भारतीय राजदूत के रूप में सबसे पहले किसने कार्य किया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था। किसने किया था, विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था। किसने, विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था। क्या किया था, सोवियत संघ में सबसे पहले राजदूत का उन्होंने कार्य किया था भारत के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, नए टेस्ट सोल्यूशन के साथ, डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।